दोस्तों दुनिया के दो सुपर पावर्स दो अलग अलग वॉर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। और कमाल की बात है ये थिएटर्स अब पूर्ण रूप से मर्ज होने लगे हैं। जी हाँ, जेलेंस्की ने ईरान के एक जहाज को मार गिराया है। और इसके साथ कहीं ना कहीं इससे ईरान बड़ा नाराज हुआ है और ईरान के अरागची ने कह दिया है ये जो जेलेंस्की है जो कि फ्री लोडर है, इसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, आप यदि देखें तो काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। ईरान ने यूक्रेन को पहले तो एक्यूज किया कि उसने कैस्पियन सी में ईरानियन कमर्शियल वेसल पर हमला किया है और इसके साथ उसमें एक सेलर की भी मृत्यु हुई है और उससे ईरान बड़ा नाराज था। आप यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये कैस्पियन सी है। ईरान की अगर आप बात करें तो इसका जो एग्जिट है ट्रेडिशनली वो हॉर्मूज से है, लेकिन यहां पे यूएस ब्लॉकेड लगा हुआ है। नतीजा ईरान के पास कैस्पियन सी एक बैकडोर है जिससे वो आर्म्स से लेके ऑयल सब कुछ ट्रेड यहां से कर रहा है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो कैस्पियन सी की जो बॉर्डर है वो रशिया भी शेयर करता है और क्लियरली रशिया और ईरान के बीच में भी काफी इससे ट्रेडिंग होती है। कुछ अगर आप देखें तो इससे वेपन सप्लाई भी होता है और कुछ अगर आप देखें तो ऑयल का भी ट्रेड होता है। अब दोस्तों यहां पे ये कैस्पियन सी एक नया फ्रंट बन के उभर रहा है यूक्रेन और ईरान वॉर दोनों में ही। और आज जो हुआ है ये अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जेलेंस्की पिछले 7 से 8 महीने से सस्टेन्ड कैंपेन कर रहे हैं। ये कहीं उसके बाद जाके अब इस लेवल पे आया है जब ईरान ने डायरेक्टली यूक्रेन को चेतावनी दे दी है, जिसमें साफ साफ कह दिया ये जो फ्री लोडर जेलेंस्की है, दिस स्ट्राइक कैनॉट गो अनआंसर्ड। जी हाँ, यहां पे आप जरा पढ़िए स्वयं अरागची साहब ने क्या कहा है। जेलेंस्की ने ईरानियन कमर्शियल वेसल पर हमला किया है, सेलर को मारा है, ये ब्लेटेंट यूएन चार्टर का वायलेशन है, ये इजराइल के कहने पे हो रहा है और यूरोप को इस वॉर में खींचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। मैंने ईयू हाई रिप्रेजेंटेटिव काया कलास की बात की, उनसे मैंने वार्तालाप किया, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगई लेवरोव से वार्तालाप किया और उसके बाद बड़े ही क्लियर शब्दों में कह दिया है ये जो कीव में फ्री लोडर बैठा है उसके इस हरकत का जवाब उसे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसराइल को भी इसमें ड्रैग किया गया है, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा। और वैसे ही अगर आप देखें तो यूक्रेन के एम्बेसडर ने भी इसराइल में कुछ कहा है। तो क्या एग्जैक्टली यहां पर हो रहा है दोस्तों, जिस प्रकार से ये थिएटर्स फ्यूज हो रहे हैं, मत भूलिएगा दोनों ही थिएटर्स में एक तरफ एक सुपर पावर है। कई लोग हो सकता है कहेंगे रशिया सुपर पावर नहीं है, लेकिन मिलिटरीली वो डेफिनेटली एक सुपर पावर है। जिस प्रकार के उसके पास आईसीबीएम्स है, जिस क्वांटिटी में न्यूक्लियर वेपन्स है, वो एक सुपर पावर है। दुनिया को शायद पलक झपकने की देरी में खत्म करने में वो शक्ति रखता है। अब दोस्तों यहां पे सवाल पूछा जा रहा है, क्या हम धीरे धीरे एक वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? क्या यह सवाल पूछना क्या वैलिड है? आइए जरा आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए 16,999 रुपए में हम 1 साल की सब्सक्रिप्शन लाए हैं। दोस्तों यहां पे याद रखिएगा एक कीमत बढ़ जाएगी तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं। उसके बाद प्राइस हाइक आ रहा है। जी हाँ, जो सब्सक्रिप्शन अभी आपको 17,000 में मिल रही है वो सीधे 25,000 में मिलेगी। ये कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। इसके सिवा अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 25 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा मात्र 23,999 में। ये कीमत दोस्तों बढ़ के कल के बाद 31,999 हो जाएगी। वैसे ही जो कीमत दोस्तों अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 साल 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो जिसकी कीमत वैसे 72,498 है, लेकिन वो आपको मिलेगी मात्र 28,999 रुपए में। कल से इसकी कीमत बढ़ के हो जाएगी 36,999। दोस्तों ये लोएस्ट एवर प्राइस है जो अनअकैडमी ऑफर करती है, वो प्राइस आपको इस वक्त मिल रहा है। जी हाँ, ये तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं, तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं। इसके सिवा अगर आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एश्योर भी मिलता है, जिसका मतलब है फॉर सम रीजन अगर आप एग्जाम क्रैक नहीं किए, क्लियर नहीं किए, तो आपको अगला सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी देती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन की आपने मेहनत की है, मेहनत किया है, हमारे पैरामीटर्स है जिससे हम जज कर लेते हैं और उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन भी दे दिया जाता है। तो जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा न्यूज देखते हैं आज का। यूक्रेन ने ईरानियन जहाज पे जो हमला किया है ये 25 जुलाई को हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक्स किया और ये हुआ कैस्पियन सी में, जैसा आपने मैप में देखा, यूक्रेन से हजारों मील की दूरी पर। जी हाँ, आप जैसा यहां पे देख सकते हैं कैस्पियन सी यूक्रेन से काफी दूर है। आप देख रहे हैं यहां पे यूक्रेन है और उसके बाद यहां पे वो हमला कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। कमाल की बात क्या है, यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये अजरबैजान है। ये जो अजरबैजान आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं, वैसे आपको बता देता हूं, अजरबैजान इज अ शिया मेजोरिटी कंट्री, शिया रूलिंग में कंट्री, लेकिन ये ईरान के साथ इसके रिश्ते अच्छे नहीं है। ये इजराइल का बड़ा करीबी मित्र है।
इजराइल को ऑयल भी यही सप्लाई करता है। तो इसलिए ईरान का कहना है कि देखिए यूक्रेन बड़ा दूर है, ये हो रहा है कुछ अजरबैजान से या कहीं से जिसमें इजराइल का हाथ है, और इसके साथ वो इजराइल की बात यहां पर कर रहा है। तो क्या हुआ है एग्जैक्टली अगर आप देखें तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यूक्रेन ने कहा 25 जुलाई के हमले पर व्लादिमीर जेलेंस्की ने स्वयं कहा कि हमने वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स पाए हैं, दूर में कैस्पियन सी में जहाजों को उड़ाया है। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस और इंटेलिजेंस सोर्सेज ने कहा कि 2 सैंक्शनड कार्गो वेसल्स थे रशिया के, पोर्ट ओलिया 2 जो कि आप यहां पे देख रहे हैं, और दूसरा अगर आप देखें वैसे ही बेगी था, इन दोनों को मार गिराया गया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो उनका यूक्रेन का कहना था कि इन जहाजों में मिलिट्री कार्गो ईरान से रशिया की ओर ले जाया जा रहा था। इसके सिवा अन्य जहाजों की बात की, एक रशिया का मिसाइल बोट है, रशिया का ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म है, इन सबको भी यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इस पर ईरान ने क्या कहा वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि जिस जहाज को यूक्रेन ने मार गिराया है वो रशियन पोर्ट ओलिया 2 या फिर बेगी नहीं है, वो ईरानियन जहाज है। वो एक कमर्शियल वेसल था, सिविलियन वेसल था, जो कि कहीं से भी एक्सप्लोजिव्स लेकर के नहीं कैरी कर रहा था, वेपन्स कैरी नहीं कर रहा था। वो बस और बस कमर्शियल शिप था जो कि सिविलियन वेसल था, जिसको यूक्रेन ने टारगेट किया और एक सेलर की मृत्यु हुई। और इसके बाद रशिया कूद पड़ा इसमें, और रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव ने कहा हाँ वो ईरानियन शिप था और वो शिप का नाम था एना। जी हाँ, आप जिसको यहां पे देख रहे हैं वो कह रहे हैं इस जहाज को, एना को मार गिराया गया है यूक्रेन के द्वारा, जो कि ईरानियन जहाज है। अब दोस्तों यहां से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं चीजें गंभीर होनी शुरू हो गई। सवाल पूछा जाने लगा आखिरकार कार्गो क्या था, उसमें जहाज किसका था। बड़ा ही डिस्प्यूट शुरू हो गया। कीव ने पोर्ट ओलिया 2 और बेगी का नाम लिया जो कि रशियन जहाज है, रशियन ओन्ड है। ईरान ने कहा नहीं ये तो ईरानियन जहाज है, मरने वाला जो सेलर है वो भी ईरानी है, और इसके साथ रशिया ने जहाज का नाम बोला ये तो एना है। अब दोस्तों इसके बाद जरा सुनिए यूक्रेन से क्या सुनने आया। यूक्रेन के जो एम्बेसडर है इजराइल में वो बोलने लगे, इजराइल के N12 चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा ये ईरानियन जहाज था। यानी पहले जो रशियन जहाज था वो पलट गए, अब कह रहे हैं वो ईरानियन जहाज था जिसमें ड्रोन्स और मिसाइल्स के कंपोनेंट्स जा रहे थे। और इसके साथ उन्होंने कहा कि देखिए ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने इस प्रकार के टारगेट्स को हिट किया है, पास्ट में भी किया है, फ्यूचर में भी करेंगे। ये लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट है क्योंकि ये ड्रोन्स और मिसाइल कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। दोस्तों तेहरान ने कहा बिल्कुल नहीं, ये सिविलियन जहाज था जिसमें ग्रेन्स ले जा रहे थे और बाकी ग्रोसरीज जा रहा था, और ये सारी बातें होने लगी। दोस्तों यहां पे 25 जुलाई का जो स्ट्राइक है ये अगर आप देखें तो एक कैंपेन है जो कंटिन्यूअसली पिछले 8 महीने से जेलेंस्की कर रहे हैं कैस्पियन सी में, वही कंटिन्यूएशन है। अगर आप देखें तो 12 दिसंबर को कार्गो वेसल था, ऐसे ही अगर आप देखें तो अंडर यूएस सैंक्शन था उसको हिट किया गया था। 2025 दिसंबर अगर आप देखें तो वैसे ही आप देख सकते हैं फिर शिप को हिट किया गया था। मार्च 2026 में भी वही हुआ, 7 मई 2026 में भी हुआ। मार्च 2026 में इजरायली एयर स्ट्राइक्स थे, वैसे ही आप देखें 16-17 मई को वैसे ही पेट्रोल बोट वगैरह उड़ाया गया था, और 25 जुलाई को आज वापस ये हुआ है, जो दिखा रहा है कंटिन्यूअसली एक पैटर्न है जिसमें कैस्पियन सी एक नया थिएटर बना है और जिसमें यूक्रेन सिस्टमेटिकली रशिया ईरान मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स चेन जो बना है इसको डिसमेंटल कर रहा है। जुलाई स्ट्राइक में अंतर यही है इस बार जो बाकी इन स्ट्राइक से अलग है कि इस बार किसी की मृत्यु हुई है, और उसके सिवा ईरान ने इस मुद्दे को तूल देके डिप्लोमेटिक इंसिडेंट भी इसका बनाया है जो कि अब तक नहीं किया गया था। यहां पे आपको ऐसे याद दिला देता हूं, जहां तक बात है यूएस ईरान वॉर की, यूएस ईरान वॉर में एक लल फेज है। 13 नाइट्स कंटिन्यूअसली यूएस ने ईरान पे हमला किया था, बदले में ईरान ने कुछ वैसे ही जवाब दिया था। अब दोस्तों शांति हो गई है अचानक से, ना यूएस ईरान पे हमला कर रहा है ना ईरान यूएस पे हमला कर रहा है। कहीं ना कहीं जो हूथी कार्ड ईरान ने प्ले किया, सऊदी अरेबिया पे जो दबाव बना, उसके बाद अमेरिका के कहीं ना कहीं तार खींचे गए हैं। जो ईरान चाहता था कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। दोस्तों यहां पे खैर इस हमले के बाद ईरान ने भी यूक्रेन को साफ साफ कह दिया, जो आपको मैंने पढ़ के बताया आरागची साहब ने जो कहा है, इसको अगर हम एनालाइज करें तो 3 बिंदु इसके निकलेंगे। पहला, इन्होंने जेलेंस्की को फ्री लोडर बुलाया है। ये दोस्तों टर्म अमेरिकन है, ये अमेरिकन ही जेलेंस्की को बुलाते हैं, बेगिंस्की कह देते हैं, फ्री लोडर कहते हैं, तो एग्जैक्टली उसी टर्म का यूज किया गया है। तो इसके साथ जो अमेरिकन क्रिटिक्स हैं यूक्रेन का, उनको फॉर्डर दिया गया है कि तुम भी बोलो। तो यूएस का जो डोमेस्टिक फ्रंट है, पॉलिटिकल फ्रंट है, उसमें खेलने का प्लान किया जा रहा है, जो क्रैक है उसको और वाइडन किया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा ये इजराइल के कहने पे हुआ है। अब इसके द्वारा जो ईरान करना चाह रहा है वो ये है कि देखिए
डायरेक्टली यूक्रेन फाइल ना खोला जाए, दुश्मन बहुत है इस वक्त ईरान के, तो इसमें वो ये कह देना कि यूक्रेन का इंडिपेंडेंट स्ट्राइक रीच है कैस्पियन सी में, तो अब कितने ही पावरफुल राक्षी साहब क्यों ना हो जाए, एक्चुअल पावर तो आईआरजीसी के पास है। तो ये आईआरजीसी के लिए एम्बैरेसिंग होगा कि मीलों दूर से यूक्रेन कैस्पियन सी में जहाजों को टारगेट कर रहा है। तो यहां पे जो पुराना दुश्मन है उसी का नाम ले लिया गया कि इजरायली ताकत ने किया है, इजरायलियों ने किया है, और इसके साथ एक नरेटिव जो डोमेस्टिकली बेच भी सके, इजराइल दुश्मन है, जो आक्रोश है कहीं ना कहीं उस तरफ टारगेट भी किया जाया जा सके। तीसरा ये इससे कर रहे हैं कि यूरोप को कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि देखो इस वॉर में तुम अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हो, तो यूरोप पे भी प्रेशर बना रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखिए, जब वो कहते हैं कि ये कैन नॉट गो अनआंसर्ड, इसका मतलब है ये थ्रेट है लेकिन विद एम्बिग्विटी है, ये बता नहीं रहे कैसे जवाब दिया जाएगा, लेकिन जवाब दिया जाएगा। अब दोस्तों कैसे जवाब दिया जाएगा? अगर डायरेक्ट ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक यूक्रेन पर होता है, ईरान के पास मिसाइल है जो यूक्रेन को हिट कर सकता है, इतना रेंज उसके पास है, देखिए बहुत बड़ा एस्केलेशन हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, रिटर्न्स क्या है? आप यूक्रेन को हिट कर दीजिएगा, फिर पे ऑफ क्या है? सिवियर कॉस्ट आप कहीं ना कहीं खुद पे इंपोज कर लेंगे, ज्यादा रिटर्न होगा कोई यूरोप में ऐसे देश को हिट किया जाए जो कि बड़ा पीस में है इस वक्त, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, तो उसके किसी बेस को उड़ाए तो कहीं ना कहीं उसको प्रेशर बन सकता है। लेकिन यूक्रेन तो ऑलरेडी तबाह है, उसको हिट करके बेकार में एक दुश्मन सर पे मोल लेंगे, और उसके बाद यूरोप को केस मिल जाएगा कि ईरान डायरेक्ट थ्रेट है यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए, और यूरोप भी जो इस वक्त ईरान को लेके थोड़ा सिंपैथेटिक भी है, अगर आप यूरोप के जैसे कई गवर्नमेंट्स देखें, लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट्स जितने भी हैं, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए ईरान के लिए कोई खास रिटर्न नहीं है यूक्रेन पे मिसाइल हमला करें। लोअर कॉस्ट ऑप्शंस हैं जो वो कर सकते हैं, साइबर ऑपरेशंस कर सकते हैं, प्रॉक्सी एक्शन कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो यूक्रेनियन पर्सनल है जो कि गल्फ स्टेट्स में ही डिप्लॉयड है, कई रिपोर्ट्स आए हैं कि यूक्रेनियन पर्सनल पैट्रियट्स वगैरह भी देख रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो शाहिद ड्रोन्स के खिलाफ भी उनको डिप्लॉय किया गया एयर डिफेंस सिस्टम में, तो जहां पे वो डिप्लॉयड है उनको टारगेट किया जाया जा सकता है। दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो वॉर थिएटर्स क्लियरली अब मर्ज हो रहे हैं, जो कि बात बड़ी क्लियर है, ये वाई को माफ कीजिएगा। हाँ, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, काइनेटिक ओवरलैप हो रहा है, जिसमें यूक्रेन इस वक्त स्ट्राइक्स कर रहा है जिसका प्राइमरी इफेक्ट ईरान के ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसे अमेरिका को खुश करना है। कारण बड़ा सरल है, अगर आप देखिए ना, आपको मैप सब कुछ बताता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कैस्पियन सी पे निर्भरता इस वक्त ईरान की है। अगर आप देखें ईरान के पास एकमात्र एग्जिट यही बचा है, बाकी सब अगर आप देखें तो अमेरिकन ने सील करके रखा है। तो कैस्पियन सी जो बैकडोर है ईरान का, उस पर जब यूक्रेन हिट करता है तो उससे ईरान के लिए समस्या बढ़ती है। तो इसके साथ यूक्रेन अमेरिका के लिए ईरानियन इंटरेस्ट को हिट कर रहा है। दोस्तों दूसरा अगर आप देखें तो इंटेलिजेंस फ्यूजन भी हो रहा है। जेलेंस्की ने खुद कहा था जुलाई में कि यूक्रेन ने रिकॉर्ड किया है कि किस प्रकार से रशियन सैटेलाइट सर्वेलेंस होता है गल्फ स्टेट्स का, यूएस मिलिट्री बेसेस का, फिर वही ईरान के साथ शेयर होता है और उसी के आधार पर ईरान हिट भी करता है। तीसरा दोस्तों कैपेबिलिटी ट्रांसफर है। हम सबने देखा है कैसे शाहिद ड्रोन है वो रशिया के पास गया, रशिया ने जरान ड्रोन्स बनाया। जरान ड्रोन्स अगर आप देखें तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना, जो कि जैम रेजिस्टेंट बना। वो जरान ड्रोन्स हमने ईरान के हाथ में इस्तेमाल होते हुए देखा, जिसमें यूएई में जो मलबा मिला ड्रोन्स का, उसमें क्लियरली देखा वो रशिया में बनाया गया था। दोस्तों अगर आप देखें तो इसके साथ थिएटर्स मर्ज हो रहे हैं। तो क्या हम वर्ल्ड वॉर के तरफ जाना शुरू कर दिए हैं? जी हाँ, अगर आप देखें तो वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले यह होता है कि ग्रेट पावर्स लड़ाई करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली लड़ते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो ये जो लड़ाई है ये इनडायरेक्टली हो रही है। यूएस ईरान से लड़ रहा है, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, चाइना किसी से नहीं लड़ रहा है, लेकिन रशिया को भी ईरान को भी मदद कर रहा है। इनडायरेक्टली आप देखें तो यूएस जब ईरान से लड़ रहा है तो ईरान को रशिया सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। इनडायरेक्टली वैसे ही आप देखें जब रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है तो यूक्रेन के साथ पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका खड़ा है। तो इनडायरेक्ट वॉर है, लेकिन अब तक डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ है। वर्ल्ड वॉर तब शुरू होगा जब अगर आप देखें तो कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाए। सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है चाइना यदि ताइवान के खिलाफ कुछ मिलिट्री मूव करता है, जिसके साथ यूएस गल्फ में कमिटेड है, इंटरसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं, और इस वक्त यदि चाइना ताइवान की तरफ कूच करता है तो इस समय में कहीं ना कहीं ग्लोबल प्रेशर होगा अमेरिका की इस तरफ भी मूव करे। और अगर यदि यूएस और चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं तो ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होगा ग्रेट पावर्स के बीच में, जो कि वर्ल्ड वॉर कहीं ना कहीं हम कह पाएंगे कि इधर ये वॉर चल रहा है, इधर पे ये वॉर भी हो गया, और डायरेक्ट यूएस चाइना
इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए तो वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं ट्रिगर हो जाएगा। या फिर अगर आप देखें तो रशियन या चाइनीज मिलिट्री एसेट्स डायरेक्टली यूएस फोर्सेस को एंगेज करना शुरू कर दें किसी भी कॉमन थिएटर में, या फिर नेटो आर्टिकल 5 का इन्वोकेशन हो जाए और उसके बाद पूरा का पूरा यूरोप रशिया से डायरेक्टली लड़ना शुरू करे, तो जो डायरेक्ट वो पावर्स हैं, जो पावर्स हैं उनके बीच में जो प्रॉक्सी वॉर हो रहा है वो डायरेक्ट वॉर में तब्दील हो जाएगा। या फिर वर्ल्ड वॉर तब शुरू होगा जब न्यूक्लियर यूज हो जाए किसी भी प्रकार का, जो कि ग्रेट पावर कन्फ्रंटेशन डायरेक्टली सामने आमने सामने इनको ला सकता है। एज ऑफ नाउ हम ये कह सकते हैं कि अभी भी वॉर्स इनडायरेक्ट है। वर्ल्ड वॉर कई लोग कह रहे हैं स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा हाइपरबोली होगा, थोड़ा सा ज्यादा कहना हो, एग्जैजरेशन होगा। फिलहाल हम उस तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी हिस्टोरियंस शायद नहीं कहेंगे कि अभी भी स्टार्ट हुआ है, वो अभी भी कहेंगे कि ये प्रीकर्सर स्टेज है जिस तरफ इस वक्त अभी हम हैं।